विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों और महापुरुषों को कोटि कोटि नमन। मंच पर आसीन तमाम ऐसी इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। जो अपनी राष्ट्रीय स्तर पर पहचान रखती हैं, अलग अलग संगठनों को लीड करती हैं, जिनके पीछे लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों लोग हैं, और इस ऑडिटोरियम में बैठे हुए मेरे तमाम सम्मानित बुजुर्ग, अब चूंकि बुजुर्ग के नाम हुआ है तो एक 94 ईयर के बुजुर्ग भी हमारे पास जो राजस्थान से चल करके इस प्रोग्राम में आए हैं, रामेश्वर दयाल सेवार्थी, और आप राजस्थान से आए हैं, 94 ईयर के हैं और सामाजिक न्याय के पुरोधा रहे हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप स्टेज पर आ जाए, अच्छा लगेगा। आइए आइए आइए। तमाम माताओं को, बहनों को और अपने छोटे भाइयों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, हम लोग पिछले 30-35 वर्षों से बहुत सेमिनार किए, बहुत रैलियां करी, बहुत प्रोग्राम किए, और ये भीड़ जो आज है ये आम नागरिकों की भीड़ नहीं है। जैसा आप देख भी रहे हैं, लिखा हुआ है सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन है। ऐसे प्रतिनिधि जिनके पास अपने अपने संगठन में हजारों और लाखों की संख्या में साथी। तो मैं यहां इन 500 लोगों को संबोधित नहीं कर रहा हूं, मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये मेरे सामने स्टेज पर बैठे हुए और आप मिला करके ये कम से कम 20 लाख लोगों को हमारा संबोधन यहां पर हो रहा है। देखिए, मैं अपनी बात इसलिए शुरू किया कि स्टेज पर बैठे हुए जो मेरे सम्मानित साथी हैं वो इतने बड़े लीडर हैं, मेरे से ज्यादा प्रतिभाशाली हैं, बड़े बड़े संगठनों को चलाते हैं, जीवन का बहुत बड़ा तजुर्बा है, बहुत बड़े वो स्पीकर हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब तक ये प्रोग्राम की थीम का पता ना हो, जब तक ये 2-2 घंटे तक बोलने की कैपेसिटी रखने वाले जो हमारे वक्ता हैं वो किस पॉइंट पे बोलेंगे, ये एक अपने आप में एक अधूरा सवाल होता है। दूसरा सवाल ये होता है कि अगर एक ही वक्ता खड़े होकर के अपनी बात रखेगा और वो 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे बोलता रहेगा, तो यहां की कुछ बाउंडेशन है, उसमें सब लोग नहीं बोल पाए, बहुत सारे लोग रह जाएंगे। इसीलिए मेरा अनुरोध है कि जो आज का विषय है उस विषय पर मनोजचंद बेनीवाल साहब, आप बड़े भाई हैं, आप स्टेज पर आ जाए प्लीज। आइए आइए, मैंने ध्यान नहीं दिया, आओ ना। अरे जो मैं कह रहा हूं तो आओ, कह रहा हूं तो कह रहा हूं। राजकुमार दिगान विनोद संगत जी, आप आइएगा। पता नहीं क्या कहा दे रहा है वहां से। अरे भाई आओ आप दोनों लोग, आप स्टेज पर दोनों लोग। राजकुमार जी, आपको कह रहा हूं मैं, अरे डांट दिख रहे रहना, सुन नहीं रहे हो यार। जो लोग आ रहे हो कहां बैठेंगे अगर तुम वहां बैठोगे? नेता हो तुम यार एमसीडी के। तो दोस्तों, मैं देखिए ये भागीदारी मोर्चा कैसे बना, क्यों बना, हाफिज गुलाम सरवर साहब ने आपको विस्तार से बताया, उसके बारे में मैं समय नष्ट नहीं करूंगा। सवाल ये है कि आज की इस सम्मेलन का विषय क्या है और हम यहां पर आज करने क्या आए हैं। जो हम लोगों ने तय किया है, चुनिंदा साथियों ने, वो 4 पॉइंट है आज के इस एजेंडे की। पहला है कि जो हमारी हकमारी हुई है, हर सरकार ने, हर पार्टी ने जो हमारी हकमारी हुई है, उस हकमारी के खिलाफ आवाज उठानी है। और दिल्ली के अंदर जब हमारे
आबादी, अगर हम जाति की बात भी ना करें, अगर हम दलित और मुस्लिम की बात भी करें, तो 35% आबादी हमारी अपनी है। तो जब 35% आबादी हमारी अपनी है, तो मुख्यमंत्री 3% की आबादी वाला क्यों बनना है और क्यों बनना चाहिए, ये आज का थी। और हमारा मानना यह है, जो रेजोल्यूशन हमने पास किया है और आज कराना चाहते हैं, इस शिद्दत के साथ कि मेरे सम्मानित साथी जो मंचासीन हैं इस बात पर ध्यान दें कि हम सब लोग मिलकर अगर प्रयास करें तो दिल्ली में एक नई राजनीतिक विकल्प को हम जन्म दे सकते हैं। और इसके लिए जो हमने इसमें लिखा भी है कि अपनी अनुपातिक आबादी का बनो भागीदार, अपनी अनुपातिक आबादी का बनो भागीदार और दलित मुख्यमंत्री और बहुजन सरकार, ये एक एजेंडा है जिसको लेकर के आज का ये प्रोग्राम निर्धारित हुआ है। दिल्ली के अंदर फरवरी 2025 में विधानसभा का चुनाव है। जून आज समाप्त हो चुकी है, हमारे पास 7 महीने हैं। इस 7 महीने में हम दिल्ली की 70 विधानसभाओं पर एक ऐसा मजबूत संगठन खड़ा करेंगे कि जहां सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से भी जहां कहीं अप्रिय घटनाएं हो जाती हैं, वहां भी अगर हमें इकट्ठा होना पड़े तो हम हजारों की संख्या में 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर इकट्ठे हो सके। इसके लिए 70 विधानसभाओं में से लगभग 35 विधानसभाओं पर आज रेजोल्यूशन पास करने के बाद इस सम्मेलन के लास्ट में हम 35 विधानसभाओं पर विधानसभा के संयोजक घोषित करेंगे। उसकी हमने लिस्ट बना रखी है, सहमति सबसे ले रखी है, ताकि उन विधानसभाओं पर काम 1 जुलाई से शुरू हो जाए और जो बाकी 35 विधानसभाएं बचेगी, जहां तक हम अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, हमारा अगला लक्ष्य 1 सितंबर, आने वाला 1 सितंबर दूसरा सम्मेलन, उसमें हम करेंगे, अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे, अपने इन सहयोगी साथियों के साथ मिलकर के करेंगे। और हमारा प्रयास होगा कि उस सम्मेलन के अंदर हम दिल्ली के अंदर कम से कम 20,000 लोगों की गैदरिंग करके इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं। जो रेजोल्यूशन पास हुआ उसके अकॉर्डिंगली जो तीसरे चरण का प्रोग्राम है वो है 26 नवंबर 2024 को रामलीला मैदान को खचाखच भरना और दिल्ली की सत्ता का वहां से शुरुआत करना। हम कितने सफल होंगे हमें नहीं पता, हम कितने सफल हो पाएंगे ये अभी हमें नहीं पता है, लेकिन आज जिस तरीके के साथियों को हमने बुलाया और सबका सहयोग और प्यार और मोहब्बत मिली और लोग आए, जितनी यहां की कैपेसिटी थी उसके हिसाब से सफल प्रोग्राम जो आप लोगों ने किया, अगर यही प्यार आगे मिलता रहा और हम उपस्थित साथी आज अगर संकल्प लेकर के गए तो निश्चित रूप से आने वाले 2025 फरवरी के चुनाव के अंदर हम दिल्ली को एक दलित मुख्यमंत्री और बहुजन सरकार देने का काम करेंगे और सफल होंगे। ऐसी उम्मीद है। मेरा एक कहना यह भी है, मेरी एक सोच यह भी है कि तैयारी भी होनी बहुत जरूरी है। सिर्फ आबादी होना जरूरी नहीं है। आबादी तो हुई किसी की लाखों की, अब तैयारी ना हुई 10 लोगों की भी, तो फिर उससे बढ़ी हुई आबादी का भी कोई महत्व नहीं। दिल्ली के अंदर जितने भी तमाम उपजातियां रहती हैं,
अगर हम ईमानदारी से बात करें तो इन उपजातियों के अंदर सबसे बड़ी जो तादाद है वो दिल्ली के अंदर वाल्मीकि समाज की है। और ये वो समाज है जिसे अनुसूचित जाति के वर्गों के अंदर केपी चौधरी जी हमारे बीच में आए, हमारे साथी जोरदार तालियों से स्वागत। आइए आप, आइए चौधरी ऊपर का। सबसे ज्यादा अगर भागीदारी इस दिल्ली के अंदर अगर वाल्मीकि समाज की है, और ये वाल्मीकि समाज अगर सत्ता के प्रति आगे आना चाहता है, तो एक कड़वा सच बता रहा हूं कि देश की आजादी के 36 साल के अंदर अलग अलग जाति के लोगों को अलग अलग प्रदेशों का अलग अलग समय पे मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, लेकिन यह एक ऐसा समाज है जिसके किसी सम्मानित भाई या बहन को आज तक इस देश के अंदर मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं मिला। हमारा प्रयास होना चाहिए भाई, जो जहां बैठ जाओ ना, पढ़े लिखे लोग भी, ये आगे पीछे नहीं तो हमें खा रखा। देखिए, जब ये समाज, हम मानते हैं कि सबसे पिछड़ा हुआ है, अगर ये समाज तैयारी करेगा, हम इनकी बस्तियों में जाएंगे, हम इनके घरों तक जाएंगे, हम इनको समझाने का काम करेंगे, हम इनके यूथ को भी समझाने का काम करेंगे, तो अगर जो प्लान हम लेकर के चले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री का और दलित होने का, तो हमारी प्राथमिकता यह रहनी चाहिए, मैं अपने दिल दिमाग प्रतिबद्धता के साथ बाबा साहब की सौगंध खा करके इस बात के लिए वचनबद्ध हूं कि उस लाइन में मैं नहीं हूं। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर वो दिन आएगा तो दिल्ली के वाल्मीकि समाज की कोई सम्मानित बहन या भाई यहां से मुख्यमंत्री बने। ये करने में अगर हम कामयाब हुए तो इसका मैसेज पूरे देश के अंदर जाएगा। ये 4 पॉइंट थे, और एक महत्वपूर्ण पॉइंट जो नया मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, और मैं अटेंशन चाहूंगा स्टेज पर बैठे हुए अपने तमाम सम्मानित साथियों से। दिल्ली के अंदर 17% रिजर्वेशन अनुसूचित जाति के लोगों को मिलता है। वो क्षेत्र चाहे राजनीति का हो, वो क्षेत्र चाहे सामाजिक नौकरियों के मामले का हो, और वो चाहे शैक्षणिक क्षेत्र हो, 17% रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट के लोगों को दिल्ली में मिलता है। अब ये लोग हैं कौन? ये दिल्ली के पैदा हुए लोग नहीं है। दिल्ली की टोटल आबादी का अगर 10% हिस्सा दिल्ली में दलित समाज में दिल्ली देहात का है, तो 90% लोग वो हैं जो देश के अलग अलग प्रदेशों से चल करके आकर के दिल्ली में बसे। ऐसा ही है या नहीं है? जब अनुसूचित जाति के लोगों को, नागरिकों को देश के भिन्न भिन्न प्रदेशों से आकर इसी दिल्ली में 17% रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है, तो इसी प्रदेश के अंदर झारखंड, नागालैंड, सिक्किम, राजस्थान और वो तमाम प्रदेश जहां के एसटी यहां पर दिल्ली में रहते हैं और वो यहां के वोटर हैं, तो उनको भी 7% का रिजर्वेशन दिल्ली में मिलना चाहिए। ये हम लोगों ने तय किया है और ये आवाज हम उठाएंगे, और अगर ये आवाज उठेगी तो नॉर्थ ईस्ट के जो लाखों लोग यहाँ पर, कम से कम 10 लाख लोग हैं, और राजेंद्र सिंह साहब बैठे, हमारे पास पूरी कैलकुलेशन है और सब जगह से लोग आए, बहुत बड़ी संख्या में मीणा है भाई। एक मीणा सेंट्रल गवर्नमेंट की तहत राजस्थान से दिल्ली आकर के बसा, यहाँ पर मकान बना लिया, यहाँ का वोटर, उसके बच्चे यहाँ पैदा हुए, तो जब बच्चे यहाँ पैदा हुए तो उसके बच्चों को रिजर्वेशन एसटी का क्यों ना मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। तो ये जो ऐसी उपजातियां हैं जो अभी तक
गंभीरता के साथ SC ST के मामलों में दिल्ली में आंदोलन से दूर रहती है, उन लोगों को भी हमारे नजदीक आने में और हमें उन्हें अपने नजदीक लाने में सहूलियत मिलेगी। और ये आवाज उठनी चाहिए। 2028 में दिल्ली में परिसीमन होना है दोबारा। हमारी ये मांग है आज इस मंच के माध्यम से कि आने वाले अगले परिसीमन के अंदर राजनीतिक रूप से जो लोकसभा है, जो राज्यसभा है, जितनी भी विधानसभाओं के अंदर सीट निर्धारित होगी, ST का रिजर्वेशन उनके अंदर होना चाहिए। और 12 सीटें दिल्ली में शेड्यूल कास्ट की हैं, तो 6 सीटें राजनीतिक रूप में ST की होनी चाहिए, ताकि SC और ST का जो कॉम्बिनेशन हम कागजों में लेकर के चलते हैं, वहां पर उन लोगों को न्याय मिले और वो लोग भी हमारे इस आंदोलन का हिस्सा बने। ये 4 पॉइंट जिनके ऊपर ये आज का सम्मेलन था। और दिल्ली के अंदर 25 लाख कर्मचारी आउटसोर्स पर काम कर रहे हैं। इसलिए काम कर रहे हैं कि सरकार राज्य की और केंद्र की पूरा सिस्टम आउटसोर्स पे कर दिया है। सरकारी नौकरी निकालेंगे नहीं, और जब सरकारी नौकरी निकालेंगे नहीं तो रिजर्वेशन मिलेगा नहीं। तो यह 25 लाख की आबादी है जिसके लिए दिल्ली में बहुत बड़ा शोषण हो रहा है। सिर्फ 12, 13, 14 हजार रुपए सैलरी, और आज बच्चों की हालत यह हुई है कि जिन्होंने MA BA भी कर लिया है, वो भी आउटसोर्स की नौकरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इनको कैसे न्याय मिलेगा? ये हमारे आने वाले एजेंडे का एक प्रमुख पार्ट रहेगा। और मैं लड़ रहा हूं कई सालों से आउटसोर्स के कच्चे कर्मचारियों के लिए, और जब तक जिंदा रहूंगा लड़ता रहूंगा। MCD के अंदर भी ये प्रथा शुरू होगी ठेकेदारी की, ये हम चलने नहीं देंगे, किसी भी सूरत में नहीं चलने देंगे। इसका मिलकर मुकाबला करें। मेरे सम्मानित साथियों, मैंने पहले भी कहा है, बहुत ही सम्मानित साथी मेरे नेता के रूप में हैं, जिनको बोलने का मौका मिलेगा। मेरा विनम्रता के साथ आग्रह है कि कम से कम शब्दों में 3 बातें। पहली, कि क्या आप इस भागीदारी के एजेंडे का समर्थन करते हैं या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, अगर करते हैं तो आने वाली 1 सितंबर के प्रोग्राम में आपकी तरफ से क्या सहयोग रहेगा? ये प्रथा खत्म करनी है कि नेताजी आते हैं, गला साफ करते चले जाते हैं। ऐसे नेताओं का बहिष्कार करना पड़ेगा जो अपने साथ में अपने आदमियों को 10 को भी लेकर के नहीं आते। ये गलत प्रथा बना रखी है। और तीसरा, कि उस प्रोग्राम को या इसी बैनर के नीचे जो एजेंडा हमने निर्धारित किया है, इसमें अगर आपका कोई वैल्यूएबल सुझाव है तो निश्चित रूप से हम उसको मानेंगे। आप अपना सुझाव इसमें दे सकते हैं। जो 35 विधानसभाओं का मैंने अभी आपसे जिक्र किया है, जो संगठन के लोग हैं, मेरा उनसे आग्रह है। राजेंद्र साहब हैं, 2 नाम उन्होंने दिए हैं, एक करोल बाग से, एक पटेल नगर से। इसी तरीके से अगर हर संगठन का आदमी, अगर हर संगठन एक विधानसभा भी छांट ले और प्रतिबद्ध हो जाए कि विधानसभा मुझे जितानी है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, और दिल्ली में दलित मुख्यमंत्री बनाने के लिए, तो 6 महीने में पासा बदल जाए। तो इनके अंदर अगर कोई भी संगठन इस 35 की जो टीम आज हम घोषित करेंगे, उसके अलावा अगर वो इस मुहिम के अंदर किसी विधानसभा की जिम्मेदारी लेना चाहते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे, निश्चित रूप से स्वागत करेंगे। और ये टीम मजबूत साथियों की टीम है, मेरी भी, मेरा चाहे यहां पर कुछ भी ना हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता, मेरी भी एक विधानसभा रहेगी सिर पे, मैं भी एक विधानसभा पे काम करूंगा और मेरा दूसरा साथी भी अपनी विधानसभा पे काम करेगा। ये नहीं कि मैं अध्यक्ष बन गया तो मैं सिर्फ बातें बनाऊंगा। जब तक मैं खुद काम नहीं करूंगा, जब तक मेरी टीम काम नहीं करेगी। सबसे बढ़िया काम
करके दिखाऊंगा, तब मेरी टीम के लोग अपनी विधानसभाओं पे काम करें। तो मेरी विधानसभा को हमने छाट रखी अपनी टीम बनाकर। मैं इंजीनियर टीसी कपिल दिल्ली की, नई दिल्ली की उस विधानसभा पर जहां से आदर के योग्य मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ते हैं, मैं वहां पर तैयारी करूंगा और खुद प्रत्याशी नहीं रहूंगा, लेकिन उस विधानसभा को इतना मजबूत करूंगा कि जो भी प्रत्याशी हमारी टीम, हमारा समाज निर्धारित करेगा, या हम किसी को और राजनीतिक विकल्प में किसी और पार्टी को जन्म देंगे या हम किसी के साथ जाएंगे, ये भी एजेंडे का पार्ट है, ये कोई क्लियर नहीं है। लेकिन हम उस विधानसभा को घर घर जाकर तैयार करेंगे और उसको जीतने के लायक बनाएंगे। तो मेरी विनम्रता के साथ ये अपील है तमाम साथियों से कि जब आप अपनी बात रखें तो ज्यादा विस्तार में न रखें, एजेंडे पे बात करें, किसका समर्थन करते हैं, हम इसमें सहयोग क्या देंगे और हमारा एडिशनल सुझाव क्या है। अब सहयोग की बात एक चीज कह करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं कि पानी की बोतल भी 20 रुपए की आती है, चाय भी आजकल 20 रुपए की आने लगी, महंगाई बहुत है। मैंने पिछली जून से लेकर इस जून तक 12 प्रोग्राम किए हैं, ये लोग बैठे सब जानकारी है। 5वां प्रोग्राम तो इसी ऑडिटोरियम के अंदर है। तो दोस्तों, हर चीज में पैसा लगता है, बिना पैसे के तो कुछ होता नहीं होता ना। मेरी हाथ जोड़ करके अपील है, अरे ज्यादा नहीं, मत दो 100 रुपए, मत दो 1000, 1 रुपया तो दे सकते भाई, 1 रुपया तो दे सकते हो, 1 भी दे सकते, लेकिन वो 1 रुपया भी आपसे जब लूंगा दान पेटी में डलवा कर नहीं, रसीद काट करके 1 रुपए की भी रसीद ले, ताकि पारदर्शिता संगठन में बनी रहे, होना चाहिए। तो मेरी आप लोगों से गुजारिश है, बहुत सम्मानित साथी बैठे हैं, बहुत होनहार साथी बैठे हैं, आर्थिक रूप से बहुत संपन्न साथी बैठे हैं, तो जब अपने सहयोग की बात करें तो निश्चित रूप से ये जरूर बताएं कि उनका आगे भविष्य में अगर इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाते हैं क्या योगदान रहेगा, और जो योगदान रहेगा, जो साथी आज भी सहयोग करना चाहते हैं, तो हमारे 2 मित्र वहां पर रसीद लेकर के बैठे हुए हैं, आप उसमें अपना आर्थिक सहयोग दे सकते हैं, जो भी जिसकी स्वेच्छा। क्योंकि आर्थिक सहयोग देने से उस आंदोलन और संगठन के प्रति आपकी ईमानदारी, समर्पण और बहुत सारी चीजें जुड़ी। तो ये मेरी विशेष अपील है कि आप अपना सहयोग जरूर करें और भविष्य के लिए भी निर्धारित। तो मैं बाद में रेजोल्यूशन पास कराऊंगा, इसलिए जो भी मंच का संचालक है कम से कम समय में एक साथी को बुलवाएं जो मंच पर बैठे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो मंच पर बैठ गए हम ही सेनापति हैं, मेरे बहुत सारे सम्मानित साथी नीचे ऐसे बैठे हैं जो इनसे भी ज्यादा मजबूत है, लेकिन अब एक सीट, एक लाइन में भाई कुर्सी तो इतनी आई है कहां से लगे। इसलिए कोई साथी ये ना सोचे कि भाई मैं यहाँ बैठा हूं, वो वहां बैठे हैं। जो सामने बैठे हुए साथी भी अपनी बात रखना चाहते हैं, निश्चित रूप से अपना नाम दें, उनको भी बोलने का 2 मिनट का मौका अवश्य। तो मैं हाफिज गुलाम शर्मा जी से अनुरोध करूंगा इस उम्मीद के साथ कि समय का ध्यान रखें और 2 या 3 मिनट के लिए एजेंडा हाथ में रखें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े नेता हैं, नहीं तो फिर समय के निर्धारण में सब लोग अपनी बात रख नहीं पाएंगे। जय भीम, जय भारत, जय श्री राम।